नमस्कार भाई बहनों। आज हम जो चर्चा करेंगे अपनी लोकतंत्र की व्यवस्था के विषय में करेंगे। जब हम आज़ाद हुए, हमारे आर्टिकल 1 से लेकर और 11 तक के जो आर्टिकल हैं वे उसी दिन लागू कर दिए गए जिस दिन हमारे संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर हुए, 24 नवंबर 1949 को। उसके बाद 12 से और 395 तक के जो आर्टिकल हैं उन्हें लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। तभी से हम गणतंत्र दिवस मनाते आ रहे हैं। हमें पूर्णतः आज़ादी मिली और कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को कर सकता है, किसी के लिए कोई कार्य करने के लिए प्रतिबंध नहीं है। हमारी जातिगत कोई भी व्यवस्था नहीं है। हमारे संविधान में जातिगत व्यवस्था का कोई भी वर्णन नहीं है। हालांकि लोगों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए कुछ विशेष जातियों को ओबीसी और बीसी या एससी का दर्जा उसमें दे दिया गया, लेकिन अगर हम देखें तो सभी लोग एक आम नागरिक की भांति जीवन जीते हैं और सभी को समस्त कार्य करने का अधिकार हमारे संविधान ने दिया है। तो जब हमें समस्त कार्य करने का अधिकार संविधान ने दिया है और हमारी व्यवस्था इस प्रकार बनाई गई है कि जब हम स्कूल जाएंगे तो उस समय छात्र होंगे, जब हम बीमार होंगे तो हॉस्पिटल जाते वक्त हम एक पेशेंट यानी कि मरीज होंगे, यदि हम कोई क्राइम करते हैं तो मुजरिम होंगे, और वकील की नॉलेज के अनुसार, वकील के अनुसार उसके क्लाइंट होंगे, और कोर्ट में यदि दोष सिद्ध हो जाता है तो फिर सज़ा अदालत द्वारा उसे दी जाने का प्रावधान हमारे संविधान में अंकित है। कोई व्यक्ति गाड़ी चलाता है तो उसे ड्राइवर बोला जाता है, कोई व्यक्ति डॉक्टर है तो उसे इलाज करने वाला व्यक्ति डॉक्टर बोला जाता है, अध्यापन का कार्य करने वाला व्यक्ति अध्यापक बोला जाता है। इससे विदित होता है कि हमारी जो व्यवस्था है हमारे कर्म के अनुसार है और कर्मवादी हमारी संस्कृति है। कर्म के अनुसार ही हम अपनी जाति को चिन्हित करते हैं। यदि कोई किसी भी समाज का व्यक्ति फोर्स में भर्ती हो जाता है तो वह अपना जातिगत कार्य ना करके अपने कर्म के अनुसार एक क्षत्रिय का कर्म करके वो एक सैनिक का रूप लेकर हमारे देश की रक्षा करता है, ये विदित है। तो जब हमारी व्यवस्था ये बनाई गई है तो हमें इसी व्यवस्था को देखते हुए हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए और हमें राष्ट्र के लिए जो हम दे सकते हैं अपना योगदान, वो हमें अपने कर्म के अनुसार देना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि हमारे देश में जो वोटर है वो इस बात को नहीं जानता, वह जातिगत मानसिकता को अभी बनाए हुए है और वो जातिगत मानसिकता से आज़ादी लेना नहीं चाहता। जातिगत मानसिकता में वो बंधा हुआ है। इसको स्वतंत्र कराने की अभी आवश्यकता है। और जब हमारे देश में 150 करोड़ लोग यदि इस आज़ादी को नहीं लेंगे, यदि इस जातिवाद से मुक्ति नहीं पाएंगे, तो हमारे देश की जो व्यवस्था है वो अच्छी नहीं चलेगी। देश में जो जातिगत व्यवस्था है वो हमारी आज़ादी से पहले हुआ करती थी। उस समय लोग जातिगत कार्य करते थे, लेकिन जब से देश आज़ाद हुआ है आज वह व्यवस्था हमारी नहीं है। हर व्यक्ति जो किसी भी जाति का है उसे प्रत्येक कार्य करने का अधिकार है। इसलिए जब वह प्रत्येक कार्य करने का अधिकार रखता है तो फिर उसे वोट डालते वक्त अपनी जाति वाली मानसिकता को छोड़कर
एक नागरिक के रूप में विचार करके, दृष्टिकोण अपनाकर राष्ट्र के लिए वोट डालनी चाहिए, जिससे कि हमारे यहाँ जातिवाद से मुक्ति पाकर देश में राष्ट्रवाद का उदय हो। ये कार्य इसलिए जरूरी है। और हमारे यहाँ लोग अगर इस कार्य को स्वयं करना चाहेंगे तभी ये कार्य संभव है। किसी भी सरकार के द्वारा ये कार्य संभव नहीं है, क्योंकि सरकारें जिन लोगों के द्वारा बनाई जाती हैं वो आपके जाति के आधार पर वोट बैंक का उपयोग करके और आपके जाति के अनुसार गीत गाकर सरकार में बैठते हैं। तो वो भला आपके इस जाति वाले टैग को क्यों हटाएंगे, जिससे उन्हें अपना लीडरशिप, अपनी राजनीति बनानी होती है, राजनीतिक भविष्य उनका अच्छा रहता है, वो भला आपके इस कार्य को क्यों करेंगे। इसलिए ये कार्य समस्त जनता को ही करना पड़ेगा और समस्त जनता को जागरूक होकर एक देशव्यापी आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। तब कहीं जाकर ये जातिवाद इस देश से मुक्त होगा। तब भारत की ये दूसरी आज़ादी मानी जाएगी और तब भारत एक नए भारत में प्रवेश करेगा और वह एक ऐसा रास्ता होगा जो भारत को विश्व गुरु की ओर ले जाएगा। जातिवाद को समाप्त करे बगैर भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता और ये मिशन केवल एक आरएसएस के द्वारा ही संभव है, क्योंकि आरएसएस की विचारधारा सनातनी विचारधारा है, कर्मवादी विचारधारा है और इसी विचारधारा से जुड़कर ये कार्य संभव है। हम और किसी विचारधारा से जुड़कर इसी कार्य को नहीं कर सकते। हमारे यहाँ जो भी लोग राजनीति करते हैं वो जातिगत राजनीति करते हैं, लेकिन हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी या योगी जी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतते हुए राष्ट्रव्यापी राजनीति करते हैं और सनातनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हुए राष्ट्र को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में लगातार प्रयत्नशील रहते हुए कार्य करते हैं। और ये देखा जा सकता है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी माननीय योगी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में विश्वास रखते हुए सनातनी संस्कृति का आदर करते हुए, सनातनी संस्कृति का गुणगान करते हुए, सनातनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हुए राजनीति करते हैं। और ये देश के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ आरएसएस की विचारधारा राष्ट्रव्यापी विचारधारा है। एक स्वयंसेवक को ध्वज के सामने झुकना सिखाया जाता है। ध्वज के अलावा वह किसी भी व्यक्ति के विशेष के सामने नहीं झुकता। ये एक परम स्वयंसेवक की पहचान है। हमारे यहाँ पर सनातनी संस्कृति हमें ये प्रेरणा देती है कि व्यक्ति को कर्म में विश्वास रखना चाहिए और कर्मवादी होना चाहिए। कर्म से ही वो अपने आप को श्रेष्ठ बनाता है और कर्म से ही उसकी जाति तय होती है और कर्म का अधिकार स्वयं ईश्वर ने उसे दिया है। यदि वह व्यक्ति ऐसे कर्म करेगा उसे श्रेष्ठ माना जाएगा और भविष्य में उसे अवतार की संज्ञा देंगे। ये ऐसी संस्कृति केवल हिंदूवादी संस्कृति, सनातन संस्कृति से ही संभव है। हमारे यहाँ पर जो लोग जातिगत सोच रखते हैं, मैं उन्हें मानसिक रूप से विकृत मानता हूँ। जो लोग
कर्मवादी विश्वास रखते हुए अपने आप को देश में योगदान देते हैं, राष्ट्र में योगदान देते हैं, वह सनातन संस्कृति को मानने वाले होते हैं और एक परम लोकतंत्र में उत्तरदायी होते हैं। लोकतंत्र का विकास करते हुए कर्मवादी होना अति आवश्यक है। हमारे यहाँ पर जो ये प्रेरणा मिलती है वो गीता से मिलती है। भगवान कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं कि तू कर्म कर, तेरा कर्म करने का अधिकार है, मैंने तुझे ये अधिकार दिया है, और यदि तेरे अधिकार इतने श्रेष्ठ बनते हैं, कार्य इतना श्रेष्ठ बनता है, तो लोग तुझे अवतार कहेंगे और मैं खुद उसमें प्रविष्ट हो जाऊंगा। गीता में उन्होंने स्पष्ट कहा है। उन्होंने वेदों में अपने आप को सामवेद कहा है। उन्होंने सामवेद को सबसे ज्यादा मान्यता दी है। तो मैं समझता हूं कि हमारी हिंदू संस्कृति को मानते हुए व्यक्ति को अपने आप में कर्मवादी होना चाहिए और जातिवादी मानसिकता को छोड़कर राष्ट्रवादी दृष्टिकोण रखते हुए उसे देश के प्रति समर्पित होना चाहिए। हमारे यहाँ जातिवाद इसलिए ज़्यादा है क्योंकि लोग जातियों का गुणगान करते हुए अपनी राजनीतिक अलापते हैं और अपनी राजनीति का भविष्य देखते हैं। उससे देश का विकास इतनी तीव्र गति से नहीं होता जो होना चाहिए। एक सफल लोकतंत्र नहीं बनता जो होना चाहिए। सफल लोकतंत्र तभी संभव है जब देश में राष्ट्रव्यापी प्रचार प्रसार के साथ एक भारत का नागरिक राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ देश में कार्य करे। यदि देश में जातिवाद के रूप में कार्य होता है तो उससे तो चुनिंदा नेता लोगों का ही विकास होता है, आम जनता का विकास नहीं होता। आम जनता का विकास तभी संभव है कि जब नेता सभी का हो, वो किसी एक विशेष जाति का ना हो, क्योंकि नेता सभी का होता है और वह संपूर्ण भारत के नागरिकों का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए जो व्यक्ति राष्ट्रवादी विचारधारा का हो और जो व्यक्ति किसी जातिवादी मानसिकता का दृष्टिकोण न रखता हो, वह व्यक्ति देश में एक नेता के रूप में कार्य करे, वो राष्ट्र के लिए हितकर हो। राष्ट्र उसी से आगे विकास करेगा और ये कार्य तभी संभव है जब हम अपने देश से जातिवादी विचारधारा को समाप्त कर दें, जातिवादी विचारधारा से मुक्ति पा लें, जातिवादी विचारधारा से आज़ादी ले लें। हमारे यहाँ कोई भी जाति का टैग नहीं होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को रिजर्वेशन की आवश्यकता है आर्थिक रूप में, सामाजिक रूप में, तो उसे EWS का कॉलम अब मिल चुका है। EWS में उसे स्थान देना चाहिए और बाकी जो कैटेगरी हैं उनका रिजर्वेशन स्वतः ही समाप्त कर देना चाहिए। मैं इस बात का पक्षधर हूँ। हमारे यहाँ पर जो भी लोग जातिगत विचारधारा के साथ विकास करते हैं, वे कुछ चुनिंदा लोगों का ही विकास करते हैं। संपूर्ण लोगों का, सभी नागरिकों का विकास इससे संभव नहीं है। ये प्राय देखा जा सकता है।
दूसरे देशों में इस तरह की कोई भी जातिवादी विचारधारा नहीं है, इसलिए वे देश विकसित है। वही हमारे यहाँ होना चाहिए, तभी हमारा देश विकसित भारत बन सकता है। क्योंकि हमारे देश में विकसित भारत बनने के लिए देश के लोगों का, देश के नागरिकों का मानसिक विकास होना बहुत जरूरी है। और ये तभी संभव है जब लोगों के दिमाग से जातिवादी विचारधारा समाप्त हो। यदि कोई व्यक्ति अपने आप को क्षत्रिय मानता है तो वह कर्म से ही क्षत्रिय बन सकता है। हमारी संस्कृति है ये। एकलव्य क्षत्रिय नहीं था, लेकिन उसने अभ्यास किया तो उसने क्षत्रिय का परिचय दे दिया। किसी को बताने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने कर्म का अधिकार तुम सभी को दिया है। मैं ये देखता हूं कि रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे और महाभारत के रचयिता वेद व्यास, वेदों के रचयिता वेद व्यास, वो कौन सी जाति के थे? आधुनिक काल में आज खुद रामायण के जो प्रसारण करने वाले, जो सीरियल बनाया, खुद रामानंद सागर थे। वो जाति से कौन थे? तो मैं ये देख रहा हूं कि कर्म सबसे निहित है। व्यक्ति कर्म से ही श्रेष्ठ बनता है। उन्होंने इतना बड़ा कार्य किया कि हम शास्त्रों में उनका नाम पढ़ते हैं, तो वे कहाँ से छोटी जाति के बोले जा सकते हैं? रविदास खुद ऐसे संत थे जिन्हें छोटी जाति से माना जाता था, लेकिन वो कहाँ छोटी जाति के रह गए। जिसने अपने आप को परमात्मा में मिला लिया हो वह कहाँ जाति में रह गया। वो जाति के बंधन में रह ही नहीं सकता, उसे कोई बंधन बांध नहीं सकता। सभी बंधनों से वो मुक्त हो जाता है, परमात्मा में उसका विलीन हो जाता है। ये कर्म के सिद्धांत पर ही आधारित है। कर्म, ईश्वर ने जो कर्म का अधिकार मानव को दिया है, ये उसी से बात सत्य होती है। लोग इस भ्रम से बाहर निकलना नहीं चाहते। हमारे यहाँ आप कोई भी कार्य देखेंगे वो कर्म से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए सनातन संस्कृति श्रेष्ठ है। तो आप इस जातिवादी विचारधारा से बाहर निकलिए और देश में राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़िए। और देश में जब सभी लोग अपने आप को एक नागरिक की हैसियत से देखेंगे, एक दूसरे को नागरिक की हैसियत से एक दूसरे का सम्मान करेंगे, तो इस भारत में एक नए भारत का उदय होगा और भारत एक विकसित भारत की ओर दिशा तय करेगा। और भारत जब विकसित भारत की ओर दिशा तय करेगा, तब भारत जो अपना परम लक्ष्य है, विश्व गुरु की ओर प्रविष्ट करेगा और एक दिन भारत विकसित भारत बनेगा। ये तभी संभव है। मैं देखता हूं कि अभी लोग धार्मिक ग्रंथों से घृणा करते हैं। वे इसलिए घृणा करते हैं क्योंकि वे धार्मिक ग्रंथों के विषय में जानते नहीं। जैसे कि मैं उदाहरण देता हूं मनुस्मृति का। बहुत से लोग मनुस्मृति का नाम आते ही अपना आपा खो बैठते हैं, क्योंकि उन्होंने मनुस्मृति को पढ़ा ही नहीं है। क्योंकि मनुस्मृति में ही एक आदर्श पुरुष होने के 4 जो हमारे आदर्श पुरुष बनने के जो एक प्रविष्ट अंग हैं, जिन्हें 4 पुरुषार्थ कहा जाता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसकी जो व्याख्या की गई है वो मनुस्मृति में ही की गई है। और मैं समझता हूँ कि यदि इन 4 पुरुषार्थों का यदि व्यक्ति पालन करे
तो व्यक्ति श्रेष्ठ मानव बनेगा, और जब व्यक्ति श्रेष्ठ मानव बनेगा तो वह एक श्रेष्ठ राष्ट्र का एक नागरिक बनेगा। और जिस देश में श्रेष्ठ नागरिकों की संख्या अधिक होगी वही राष्ट्र श्रेष्ठ होगा, और वही राष्ट्र विकसित होगा, और वही राष्ट्र विश्व गुरु होगा। ये इसलिए महत्वपूर्ण है। और देख लो, ये बात हमारी मनुस्मृति में ही मिलती है, लेकिन लोग जानकारी ना होने के कारण मनुस्मृति को कोई जला रहा है, कोई फाड़ रहा है, कोई कह रहा है कि ये तो हमारे काम की नहीं है। अरे जो भी स्मृति बनाई जाती हैं, जो भी बुक लिखी जाती हैं, जो भी ग्रंथ लिखे जाते हैं, वो सब समय के अनुसार लिखे जाते हैं। उस समय भारत में ऐसे लोग थे और उस समय धार्मिक मान्यताओं के आधार पर ही कानून बनते थे, इसलिए मनुस्मृति का उस समय छायांकन किया गया, उसकी व्याख्या की गई। मनुस्मृति का जो कार्यकाल है वो 200 ईसा पूर्व से लेकर 220 तक माना जाता है, अर्थात पहली शताब्दी में उसको मान सकते हैं। तो लोगों को जानकारी ना होने के कारण उस पर तरह तरह के बयानबाजी होती है, जो एक जानकारी के अभाव का सूचक है। आज भी यदि चार पुरुषार्थ को व्यक्ति देखे, जिसमें धर्म जो कर्तव्य का बोध कराता है, जो व्यक्ति अपना कार्य करता है उसे कर्तव्य समझकर सही ढंग से उसे करे, तो मैं समझता हूँ कि वो धर्म में कार्य होता है। कोई व्यक्ति यदि काम को एक जीवनचर्या चलाने के उद्देश्य से करे तो मैं समझता हूँ कि अनावश्यक जो क्राइम होते हैं वो नहीं होंगे। अर्थ हमारे संसार को चलाने के लिए एक आवश्यक अंग है। व्यक्ति उसमें एक सीमा से अधिक प्रविष्ट ना करे, अर्थ के अधीन ज़्यादा ना हो, जितना ज़रूरत है उतना ही उसमें प्रवेश करे, तो वह धर्म में अर्थ हुआ। और मोक्ष यदि आप तीनों को एक परिपाटी के अनुसार सही तरीके से अपने उपयोग में लाएं, धर्म, अर्थ और काम, तो मोक्ष अपने आप ही हो जाएगा। इस तरह से चार पुरुषार्थ है। यदि व्यक्ति इन चारों पुरुषार्थों को सही तरह से अमल में लाए तो व्यक्ति श्रेष्ठ बनेगा, और जब व्यक्ति श्रेष्ठ बनेगा तो वह एक श्रेष्ठ नागरिक होगा, और जब व्यक्ति श्रेष्ठ नागरिक होगा तो राष्ट्र तो अपने आप ही श्रेष्ठ बन जाएगा। यही एक विकसित राष्ट्र की पहचान है। अब मैंने आपको मनुस्मृति का कितना बड़ा उदाहरण आपको बताया। जो लोगों को जानकारी न होने के कारण लोग मनुस्मृति से कितनी घृणा करते हैं। तो ये वर्णन मैंने आज की व्यवस्था के अनुसार किया। मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि आप लोग अपनी संस्कृति को समझें, कर्मवादी बनें और कर्म में विश्वास रखें, जातिवाद से नाता तोड़ें और राष्ट्रवाद से नाता जोड़ें। यही आप लोग दूसरे लोगों को प्रचार प्रसार करें और मेरी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि लोगों को जागृत करना, लोगों को जागरण करना और लोगों को एक राष्ट्रवादी विचारधारा से जोड़ना और लोगों को जातिवाद से आज़ादी दिलाना, यही मेरा कार्य है और यही आप सब लोगों का कार्य है। यह कोई मैं अपने लिए कार्य नहीं करता, ये आप लोगों के लिए ही है। इसी से हमारी व्यवस्था परिवर्तन होगा और हमारा देश एक श्रेष्ठ राष्ट्र बनेगा, और तब हम एक विकसित राष्ट्र की ओर दिशा बनाकर चलेंगे, तब भारत विश्व गुरु बनेगा। अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। भारत माता की जय।